हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिजा नसीम सॉल्यूशंस। आज हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ग्राफ वाले। कल की क्लास में हम लोगों ने दो इक्वेशंस गिवन होते थे, उससे पहले कोऑर्डिनेट फाइंड करते थे और फिर उसको ग्राफ पे निरूपित करते थे, है ना। सीख लिया था हमने ये चीज़। और अब जो है उसकी एक्सरसाइज जो है उस चैप्टर की 3.1 की एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 और गेंद खरीदी 1300 रुपये में। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें इसका इक्वेशन भी बनाना है, फिर उसके बाद इसको ग्राफ में भी निरूपित करना है। तो स्टेटमेंट जो गिवन होता है, सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद उससे हमें इक्वेशन बनाना पड़ता है, ठीक है, समीकरण बनाना पड़ता है। उसके बाद हम उसको ग्राफ, पहले उसका निर्देशांक निकालते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ पे उसको शो करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है कि 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी है, ठीक है। ये मान लेते हैं क्या है, ये बल्ला है, ये गेंद है, ठीक है। अगर 3 बल्ला खरीदा है और 6 गेंद खरीदा है तो मान लेते हैं एक बल्ले का दाम जो था वो x रुपये था, तो 3 बल्ले का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। एक गेंद का दाम y रुपये है, तो 6 गेंद का दाम कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों मिला के कुल कितना रुपये दे रहा है, तो यानी ऐड करना पड़ेगा। टोटल क्या दे रहा है, कुल प्राइस 3900 रुपये दे रहा है, ठीक है। और दूसरे इक्वेशन में क्या है कि x एक और बल्ला यानी कि x है, यानी एक ही बल्ले का हमने माना है ना, दाम 1 रुपये था, 3 गेंद तो 3y हो जाएगा। एक गेंद का दाम y, 3y गेंद का दाम 3y, ठीक है। ये कितने का है, 1300 रुपये का है। ये जो है इसके पहले क्वेश्चन का आंसर है, यानी ये जो है बीजगणितीय रूप में निरूपित हो गया। अब कह रहा है कि ज्यामितीय रूप में भी निरूपित करो इसको। तो ज्यामितीय रूप में कैसे निरूपित करेंगे, यहाँ से हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ता है। कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं ये हम लोगों ने पिछले ही क्लास में सीख लिया है। तो पहले x की वैल्यू को हम 0 रख देते हैं। जब x की वैल्यू 0 होती है तो 6y = 3900 और y की वैल्यू 3900/6 यानी कि 650 आ जाएगी, 650 आ जाएगी, ठीक है। और y की वैल्यू को जब 0 रखोगे तो ये पूरा हो जाएगा 0, 3x = 3900, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1300, ठीक। सेकंड में क्या है, इसमें भी वही काम करना होता है। x y सेकंड वाली इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में x की वैल्यू को जब 0 रखोगे तो 3y = 1300, y = 1300/3, 1300/3 हो गया, ठीक है। और ये जो है एग्जैक्ट कितने के हो जाएगा, 300/3 जो है कितने के आसपास पड़ेगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 433 के आसपास पड़ेगा, ठीक है। अभी जब ग्राफ में शो करना रहेगा तो उसको देखेंगे। यहाँ पे इस बार y की वैल्यू को 0 रख दो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1300 हो जाएगी, है ना। ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1300 हो गई, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पे शो करना है। एक और चीज़ हम कर लेते हैं पहले से ही। देखो कल ही बता दिया था कि हमें अगर इसका ग्राफ का टाइप पता करना है कि ये किस टाइप का ग्राफ बन रहा था, तो सबसे उसको पहले ही कर लिया जाता है। कैसे, A1/A2, है ना, A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1 क्या है 3, A2 क्या है 1, B1 क्या है 6, B2 क्या है 3, C1 क्या है 3900, C2 क्या है 1300। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, नॉट इक्वल, यानी कि ये जो ग्राफ बनेगा वो एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा, ठीक है। तो हमें जो है इसका पहले कोऑर्डिनेट रखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो होगा हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पे इसको शो करना होगा इस तरह से। तो कितने कितने का ले लेते हैं हम, यहाँ पर जो है हमें 650, मैक्सिमम x पर 1300 तक जाना है और y पर कहाँ तक जाना है,
50 तक जाना है वाई पे, ठीक है। तो हम लोग को जो है 200 100 का ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये 100 का ब्लैंक है। 100 200 300 400 500 600 7 8 9 10 11 12 1300। यहाँ पे भी 100 का ले लेते हैं। 100 200 300 400 500 600 7 650 चाहिए था, इसलिए 7 तक लिया यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मिड में आना पड़ेगा ना। तो अब जो है इसको पुट करते हैं। 0 और 650 पहला जो कोऑर्डिनेट है वो पड़ेगा वाई एक्सिस पे, यहाँ पर 6 और 7 के बीच में पड़ रहा है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 0 और 650, ठीक। सेकंड जो है 1300 एंड 0 पड़ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है ये 1300 एंड 0, यहाँ पे कर दिया। अब इसको हम क्या कर देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, इस लाइन को सीधा ला के यहाँ पे, ये कौन सी लाइन है, 3x + 6y = 1300 वाली लाइन है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगा, हमें दूसरी लाइन से मिलेगा। x + 3y = 1300, तो इस वाली लाइन को हमें करना है, कहाँ से आएगा, ये वाले उस कोऑर्डिनेट से आएगा। 0 1300/4 है ना, 3। तो ये जो है 1300/3 कहाँ पे पड़ेगा, नियर अबाउट 433 के पास। 1 2 3 4 433 यहाँ पे पड़ेगा, नियर अबाउट, है ना, यहाँ पे पड़ेगा 433, या ये 400 500 के बीच में ही कहीं आएगा, तो बीच में यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक। एग्जैक्ट ग्राफ वाले में बनता है, इसमें ऐसे हम लोग जो है समझने के लिए शो कर देते हैं, ठीक है। 13 दूसरा क्या हो जाएगा, 1300 दूसरा क्या होगा 1300, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको, ये जो कोऑर्डिनेट है ये तो वैसे हम सेम आ गया ना, तो 1300 0, इसको यहाँ से ऐसे क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ से लग रहा है कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन जब इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे आगे, इसको यहाँ पे हटा देते हैं, नीचे लिख देते हैं। ये वाली लाइन जो है ऐसे आ रही है, ठीक है, और ये वाली लाइन जो जा रही है यहाँ से जा रही है, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यही जो है क्या हो जाएगा, इसका ग्राफी निरूपित हो जाएगा, है ना। और अगर ये पूछा जाए कि इसका हल कितना है, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होती है वही पॉइंट उसका हल होता है, यानी कि इसका क्या हल हो जाएगा, 1300 ठीक है। इसका हल क्या हो जाएगा, 1300 दोनों चीज़ हम पहले ग्राफ पे भी निरूपित कर लेते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि इसका कितना हल होगा। अगर हम इसको प्रतिस्थापन मेथड से करें तो x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम टू सेम यही आएगी जो ग्राफ में इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, जो ग्राफ में प्रतिच्छेदित बिंदु आ रहा है, ठीक है। चेक कर लेते हैं कैसे, देखो 1300 x की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू 0। अब इसमें जब रखोगे ना तो 1300 यहाँ से हो जाएगा, और ये पूरा 0, ये हो गया 3900, ठीक है। और यहाँ से जो है ये 1300 की वैल्यू अगर दूसरे में रखा जाए, x की वैल्यू यहाँ पे देखो 1300 हो गई, ये पूरा 0 हो गया, तो ये = इतना, ठीक है। तो हम यहाँ से चेक भी कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम होता क्या होगा बच्चों, कि हमें जो है क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका समीकरण बनाना है। 2 समीकरण बनेंगे, 2 स्टेटमेंट गिवन होते हैं, तो 2 समीकरण बनते हैं, और दोनों समीकरण का निर्देशांक निकाल लेना है। जब निर्देशांक निकलेगा तो उसको ग्राफ पे हमें पुट करके उसका वो फाइंड निकल लेना। और इजी मतलब ये रहेगा कि पहले ही पता कर लेना कि किस टाइप का ग्राफ बन रहा है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 से, ठीक है। उसके बाद ग्राफ पे आना। अब जो है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सेब का मूल्य, ठीक है, यहाँ पे अंगूर का मूल्य, और यहाँ पे टोटल, ठीक है, कुल मूल्य, है ना। तो ये जो है किसी दिन क्या था, 2 किलोग्राम सेब लिया है, तो मान लेते हैं 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या है, x है, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य क्या है, y रुपीज़ है। तो 2 किलोग्राम सेब लिया है, तो क्या हो जाएगा, कुल मूल्य इसका 2x हो जाएगा, और 1 किलोग्राम अंगूर लिया है तो y 1 × y हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुल मूल्य, यानी कि उसने कुल कितना रुपये पे किया है, तो इसको ऐड कर देंगे। इसका टू क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक है। और
नेक्स्ट ये पहला इक्वेशन हमें फाइंड हो गया पहले वाले स्टेटमेंट से। दूसरे स्टेटमेंट से दूसरा इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? क्या कह रहा है कि 4 किलोग्राम सेब है, तो अगर 1 किलोग्राम का x है तो दाम है, तो 4 किलोग्राम का दाम कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। और 2 किलोग्राम अंगूर का दाम क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। और कुल कितना रुपये उसने पे किया है? 300 रुपीज़ पे किया है। तो इसको क्या कह रहा है? क्या कह रहा था कि बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में व्यक्त हो। तो ये है इसका बीजगणितीय रूप, ठीक है, ये इसका बीजगणितीय रूप है। और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ही हम फाइंड कर लेते हैं कि किस तरह का ग्राफ बनेगा। a1/a2 यानी कि 1/2 हो जाएगा, ये 2/4 1 कट के 1/2। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये भी 1/2 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 160/300 है ना, तो ये हो जाएगा 16/30 यानी कि 8/15 हो जाएगा। ये कट के क्या हो गया? 8/15 हो गया। ये इक्वल है, ये नॉट इक्वल है। तो जब यहाँ पे इक्वल होता है, यहाँ पे नॉट इक्वल होता है, तो किस तरह का ग्राफ बनता है? वही जो समांतर होता है, ठीक है, समांतर वाला ग्राफ बनता है ना। इसका निर्देशांक निकाल लेते हैं पहले। सबसे हमें इससे जो है टाइप उसका पता चल जाता है ग्राफ का, कि किस टाइप का ग्राफ बन रहा है। उसके बाद हमें जो है इसका निर्देशांक निकाल लेना है और वहाँ पे ले जाकर क्या कर देना है? रख देना है। x की वैल्यू को 0 रखे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 160 हो गई। y की वैल्यू को जब 0 रखा तो x की वैल्यू क्या हो गई? 80 हो गई, ठीक है। दूसरे उसमें क्या है? x की वैल्यू को 0 रखो, y हो गया 150, y को 0 रख दो, x की वैल्यू हो गई 75, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ बना के शो कर लेते हैं। x पे मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? 180 तक जा रहा है। y पे कितना जा रहा है? 160 तक जा रहा है। तो 10 का वो बना लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 तक जा रहा था x पे, ठीक है। और y पे कहाँ तक जा रहा है? y पे जा रहा है 160 तक, ठीक है। तो 16 बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। यहाँ पर जो है पहला कोऑर्डिनेट है 0 और 160 है, तो यहाँ पे जाएगा 0 और 160 यहाँ पे होगा। और दूसरा क्या है? या 80 और 0, 80 एंड 0 यहाँ पे होगा। इन दोनों को क्या कर देंगे? मिला देंगे। ये क्या है? 80 और 0 है। ये क्या है? 0 एंड 160, ठीक है। अब यहाँ पर जो होगा 0 एंड 160 है ये, ठीक है। यहाँ पर दूसरा वाली जो लाइन होगी वो कहाँ से जाएगी? 0 150, तो 0 एंड 150 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा? 75 एंड 0 यहाँ पे बीच में आएगा, 70 और 80 के बीच में। और इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐसे मिला देंगे। तो ये लाइन क्या है? समांतर जा रही है, ठीक है। तो हमें जो है पहले ही ये पता चल गया था समांतर, बस उसको हमें शो करना था इस पे ग्राफ पे। तो इसका जो है ये सॉल्यूशन हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह से किया जाता है कि पहले उसका हमें समीकरण बना लेना स्टेटमेंट से, फिर उसको जो है ग्राफ पे निरूपित कर देना, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है? ए तथा बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अनंत हल हो, एक अद्वितीय हल हो, कोई हल ना हो। इसमें 3 कंडीशन गिवन है ना। तो सबसे पहले समीकरण लिखते हैं। क्या है समीकरण? जो हमारे पास है वो है 2x + 3y = 7, फर्स्ट समीकरण। सेकंड क्या है? 2ax + a + b y = 28 है ना। तो हमें यहाँ पे 3 कंडीशन गिवन है। एक तो कह रहा है कि अनंत हल हो, है ना। क्या है? अनंत हल हो पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या कह रहा है? अद्वितीय हल हो, एक अद्वितीय हल हो, एक अद्वितीय हल हो। और तीसरे में क्या कह रहा है? तीसरी कंडीशन में गिवन है हमारे पास जो है कोई हल न हो। तो इसमें जो है क्या होता है? पहले वाले में जब अनंत हल होता है तो यहाँ पर जो a1/a2 जो होता है, b1/b2 c1/c2, ये तीनों क्या हो जाता है? इक्वल होता है। अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल हैं तो यहाँ पे जो हमें क्या मिलेगा? अनंत हल उसमें मिलेंगे। ये हमने पहले ही क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है?
अद्वितीय हल में होता है तीनों नॉट इक्वल होते हैं, A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये तीनों क्या होते हैं, नॉट इक्वल हैं, है ना। जो इंटरसेक्ट करता है एक जगह पे, जो एक जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा होता है, वही अद्वितीय हल उसमें मिलता है ना। और ये संपाती वाला होता है, ये कौन सा वाला होता है, संपाती वाला होता है, ठीक है। ये जो है अनंत हल कौन सा होता है, संपाती वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ जो एक लाइन जा रही होती है, इसको संपाती भी बोलते हैं, इसको संगत भी बोलते हैं, असंगत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असंगत भी बोलते हैं, ठीक है। असंगत है, संपाती है, और ये क्या कर रहा है, इसके अनंत हल होंगे। ये वाला जो होता है उसमें कौन सा वाला ग्राफ बन रहा होता है, जो इंटरसेक्ट कर रहा होता है एक जगह पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसको संगत भी बोलते हैं, है ना। संगत होगा और प्रतिच्छेदित कर रहा होगा, और यहाँ पे इसके क्या होंगे, अद्वितीय, यानी कि यूनिक हल होगा, मतलब एक ही हल होगा उसका, एक से ज़्यादा नहीं होगा। इसमें क्या होता है, A1/A2, B1/B2 तो इक्वल होता है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं होता, ये इक्वल होगा, ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें इस ग्राफ जो बनता है वो पैरेलल वाला बन रहा होता है, ये भी असंगत होता है ना, ये भी क्या होता है, असंगत होता है, ठीक है। तो ये दोनों असंगत होते हैं और ये संगत होता है, और इसमें जो है कोई हल नहीं होता, इसमें एक हल होते हैं, इसमें एक से ज़्यादा हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर हमें ये तीन कंडीशन गिवन है, तो तीनों से हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना। तो सबसे पहले जो है ये वाली कंडीशन लेके सॉल्व करते हैं, है ना। ए और बी की वैल्यू को फाइंड करते हैं पहली कंडीशन लेके। पहली कंडीशन में क्या होता है, पहले ही हम लोग कर चुके हैं, A1/A2, B1/B2, C1/C2, ठीक है। यहाँ पे जो है A1 क्या है, 2 है, B1 क्या है, 2A है, A2 क्या है, 2A है, और B1 क्या है, 3। यहाँ से क्या हो जाएगा, A+B हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 7/28 हो जाएगा, ठीक है। A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों इक्वल होता है, तो इसको हमने राइट कर दिया। अब हमें यहाँ से क्या करना है, एक ही वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह से करेंगे, पहले जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ ले लेंगे, 1 2 2 कट जाएगा, 1/A हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 7/28, ये भी कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो 1/4, सो A = क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक। और सेकंड क्या करेंगे, इसमें जो है इसको इसके साथ ले लेंगे, 3/A+B = ये कट के क्या आया है, 1/4 आया हुआ है, और जहाँ से A की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 3/4+B = 1/4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4+B = 12, तो B = क्या हो गई, 8 हो गई, ठीक है। तो A और B की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 4 और 8 हो जाएगी, कब, जब इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे, एक से ज़्यादा हल होंगे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन देखते हैं, जब इसके क्या हैं, अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय के लिए क्या हो, अद्वितीय वाली कंडीशन में A1/A2 ≠ B1/B2 ≠ C1/C2। A1 वही चीज़ है, 2/2 है, तो 1/A हो जाएगा, और यहाँ से 3/A+B, यहाँ से क्या हो जाएगा, 7/28 को 1/4 ऐड कर देंगे, ये भी क्या होगा, नॉट इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1/A = 1/4, तो A = क्या हो जाएगा, 4, ये नॉट इक्वल है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल, यानी कि A की वैल्यू जो है 4 नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से जो है सेकंड वाले में से क्या आया था, रखने पर B की वैल्यू 8 आई थी, तो B की वैल्यू यहाँ पे भी 8 आएगी, लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, B नॉट इक्वल होगा, ठीक है। वहाँ पे A = 4 था, यहाँ पे B = 8 था, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल लगा हुआ, तो A की वैल्यू क्या होगी, 4 नहीं होनी चाहिए, और B की वैल्यू 8 नहीं होनी चाहिए, किसके लिए, अद्वितीय हल के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ है, सेम टू सेम, बस यहाँ पे इक्वल की जगह पे क्या कर देना है, नॉट इक्वल कर देना है, ठीक है। थर्ड कंडीशन में क्या था, कह रहा था कि कोई हल ना हो, है ना, कोई हल ना हो, यानी कि जो है हमारे पास क्या होता है, कोई हल जब ना होता है, यहाँ पे B1/B2 इक्वल होता है, लेकिन C1/C2 नॉट इक्वल होता है, यही तो होता है कि कोई हल के लिए, कोई हल ना हो उसके लिए। तो इसमें जो है समांतर होती है लाइन, है ना, जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, समांतर वाला होता है। तो हमें यहाँ पे रख देना हो, पहले A1/A2 इक्वल कर दिया B1/B2, 1/A है इसकी वैल्यू क्या है, 3/A+B है, A+B इसकी वैल्यू को रख दिया जाता है सीधा सीधा अभी, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/28
8। इसकी वैल्यू को रख देते हैं, ए की वैल्यू जो 1/4 आई हुई है, ठीक है, इसको इसके साथ ले लिया जाएगा 1/a, है ना। इसको कट करके 1/4 राइट कर देते हैं, ठीक। 1/a इक्वल टू क्या है, 3/a प्लस b, है ना, नॉट इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से जो है हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, है ना। तो 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से इजीली फाइंड हो जाएगी, ठीक है। थर्ड कंडीशन में क्या है, देखो 1/a हो गया इक्वल टू 3/a प्लस b नॉट इक्वल टू 1/4। तो हम फर्स्ट और सेकंड जब लेंगे तो यहाँ से जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। और यहाँ से b इक्वल टू क्या होगा, 2a, यानी कि b की वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए, 2a होनी चाहिए। और जब इसका लेंगे सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a नॉट इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो a इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो अगर हमें क्या चाहिए, अनंत हल के लिए कोई हल ना हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें b इक्वल टू 2a होना चाहिए और a की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन, इस तरह से जो है इसको करना होता है। और यहाँ पे जो है दूसरे वाले कंडीशन में क्या था, एक और चीज़ कर सकते थे। अगर यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ होता तो a प्लस ये b है, ठीक है, ये b है, a प्लस b इक्वल नॉट इक्वल टू 3a हो जाएगा, है ना। तो b इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 2a होना चाहिए। इसमें जो है b नॉट इक्वल टू 2a होना चाहिए और इसमें b इक्वल टू 2a होना चाहिए, ठीक। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए कि दो समीकरण दिए हों और उससे ये कहे कि कोई एक वेरिएबल है ना उसमें हो, एक या दो वेरिएबल जितने भी हो, तो ये पूछे कि उस वेरिएबल का मान निकालना है अगर, तो किस पॉइंट उस पर कंडीशन पे कि ये इसके अद्वितीय हल हो या इसके अनेक हल हो या इसका कोई हल ना हो, तो इसी तरह से निकलता है, ठीक है। अद्वितीय हल के लिए क्या कर देंगे, तीनों को नॉट इक्वल कर देंगे। अनेक हल के लिए क्या करेंगे, तीनों को इक्वल कर देंगे। और कोई हल ना हो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे नॉट इक्वल हो जाएगा और वहाँ से जो है हम उस वेरिएबल की वैल्यू को ईजिली फाइंड कर लेंगे। क्लियर है।